नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और कर्नाटक चुनाव ने आगामी चुनाव में बीजेपी की राह कठिन कर दी है। बता दें कि आगामी चुनाव यानी कि राजस्थान में है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि यहां पर जो चुनाव होने वाले हैं इसको देखते हुए अब बीजेपी की राह कठिन लगने लगी है। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली हैं। कर्नाटक चुनाव देखने में केवल राज्य का चुनाव भर लग रहा है, पर इसने बीजेपी के सामने आगे की राह को कठिन बना दिया है। विधानसभा चुनाव ने अपनी रणनीति बदलते हुए स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन जैसे मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों और इसी के अलावा राष्ट्रवाद मुद्दों जैसे अडानी अंबानी जैसे मुद्दों को उठाने से बचती रही। राहुल गांधी ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद जैसे कि चीन से सीमा पर जारी टकराव से लेकर पीएम मोदी पर सीधे हमले करने जैसे अपने प्रमुख मुद्दों को उठाने से परहेज किया, जबकि बीजेपी पूरे चुनाव में राष्ट्रवाद को मुख्य मुद्दा बनाती रही। चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया है कि जनता ने स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट दिया। कर्नाटक चुनाव ने बीजेपी की उस कमी को या कहें कि कमजोरी को सबके सामने ला दिया, जिसका इंतजार विपक्षी दल कई सालों से कर रहे थे। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी नेता सबसे ज्यादा उत्साहित है। उनके जोश और खुशी को देखकर साफ लग रहा है कि उनको बीजेपी को हराने का फॉर्मूला हाथ लग गया है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दल राज्य स्तर पर एक समान नीति बनाने और मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की करीब 129 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी के पास महज 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में 25 सीट अकेले कर्नाटक से है, जहां बीजेपी की विधानसभा में हार हो गई। कर्नाटक में हार के बाद दूसरे दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के खिलाफ संदेश गया है। बीजेपी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, पर कर्नाटक चुनावी हार के बाद बीजेपी को इन राज्यों में अपनी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। कर्नाटक चुनाव हार के बाद बीजेपी के सामने एक नई तरह की चुनौती आई है। इस हार के बाद जहां बीजेपी को नए सिरे से चुनावी रणनीति बनानी पड़ेगी, बीजेपी की सबसे मजबूत ताकत उसका राष्ट्रवाद मुद्दा रहा है, जबकि अब विपक्ष ने स्थानीय मुद्दों को अपना हथियार बना लिया है। अब विपक्ष की नई रणनीति से बीजेपी किस तरह से निपटेगी, इस पर बीजेपी आला कमान को मंथन करना पड़ेगा। तो बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की भव्य जीत हुई है, जिसके बाद आपको बताते चले कि चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो जश्न मना रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आगे भी चुनाव हैं। अभी राजस्थान में चुनाव होना है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन राज्यों में चुनाव को लेकर कितना सतर्क है और क्या प्लान तैयार कर रही है। तो सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और शान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सबसे पहले शान खान, आपसे ही शुरू करेंगे। पहले तो आपको सर बधाई, बहुत बहुत। कर्नाटक में आपकी भव्य जीत हुई है। शान खान जी, आपने यहां पर जीत तो हासिल कर ली कर्नाटक में और भव्य जीत हुई है कहीं ना कहीं, और ये भी आप मानना पड़ेगा कि बीजेपी में फूट थी, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन अभी आगामी और भी चुनाव हैं। सबसे पहले तो हम राजस्थान की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन तमाम राज्यों में आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि एक यहां पर एक चीज देखने को मिली, जिस तरीके से बीजेपी में फूट थी और फूट का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उठाया कर्नाटक में,
और राजस्थान में आपकी पार्टी में फूट है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आपकी पार्टी में फूट है, तो ऐसे में यहां पर आप कैसे अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके बड़े नेता हैं, इनको मनाएंगे और आगे का क्या प्लान है? देखिए सत्यम जी, पहले तो ये कि फूट कहीं नहीं है, मतभेद है और मतभेद लोकतंत्र में होते हैं। फूट वहां है जहां लूट है, तो देश की जनता को लूट रहे हैं और भाजपा हार रही है तो अपने कुकर्मों के कारण हार रही है। भाजपा को इस देश की जनता ने वोट दिया काम करने के लिए। इन्होंने तमाम वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम वादे थे। इन तमाम वादों पर इनको वोट मिला था, किंतु आज ये कर क्या रहे हैं? केवल देश में सांप्रदायिक और उन्मादी मुद्दे उठा रहे हैं, जिसके कारण देश की जनता इनसे विमुख हो चुकी है। और जहां तक आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रहे हो, तो राजस्थान की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार वो सबसे अच्छा काम कर रही है। ये प्रदेश हमारे पूरे देश के लिए आदर्श प्रदेश है और जनता हमारे साथ है। इसका प्रमाण है जितने भी उपचुनाव राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, निरंतर हमें उसमें विजय प्राप्त हो रहा है और जनता हमें अपना प्रेम दे रही है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से डाका डालकर, चोरी कर खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या कर जनमत का अपमान कर सरकार भाजपा ने बनाई है। जैसे कर्नाटका में इनकी चोरी की और डाके की सरकार गई है, सफाया हुआ है, वैसे मध्य प्रदेश में भी इनकी भ्रष्ट, व्यापम में भ्रष्टाचार करने वाली, चोरी की और डाके की सरकार जाएगी और निस्तो नाबूद हो जाएंगे ये मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जो आपने वादा किया था जनता से, जिस वादे को लेकर आपने सरकार बनाई थी कि जो वसुंधरा राजे सरकार में भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच कमेटी बैठाई जाएगी, उस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर सचिन पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं और यात्रा भी निकाल रहे हैं आपकी पार्टी के ही खिलाफ। देखिए सत्यम जी, हो सकता है हमने जो वादे किए उनमें से कुछ वादे ऐसे हों जो ना पूरे हो पाए हों। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। यदि हमसे कहीं गलती हुई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, किंतु अधिकांश वादे जो हमने राजस्थान में चुनाव के समय किए थे वो भी हमने पूरे किए। उसके साथ साथ जो वादे हमने नहीं किए थे, फिर भी हमें लगा कि जनता की आवश्यकताएं हैं, ये जनता की मांग है, तो वो भी हमने की। राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है, बता दीजिए भारत में किस राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है? राजस्थान में स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहां पर मुफ्त में इलाज हो रहा है। राजस्थान में हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है और मैं कह रहा हूं उसी का परिणाम है कि हर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अगर आपकी सरकार काम कर रही है तो आपकी पार्टी के नेता क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं? आपकी पार्टी में कलह क्यों देखने को मिल रहा है? ये आज की बात नहीं, पायलट इससे पहले भी इसी तरीके से नाराजगी उन्होंने दिखाई आपकी पार्टी को लेकर, और अभी जो चुनाव है बहुत नजदीक है चुनाव राजस्थान का, और उससे पहले उन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी है आपकी पार्टी के खिलाफ। नहीं, वो पार्टी के खिलाफ नहीं है भैया सत्यम जी। मुझे सचिन पायलट जी का एक बयान दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया हो। सरकार हमारी है और हमारी पार्टी की तो फिर ये सचिन पायलट सड़कों पर क्यों उतरे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के लिए? ये किसके लिए उतरे हैं भाई? सत्यम जी सुन तो लीजिए। नहीं, आप बताइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूं सर यहाँ पर। आप ये बताइए, एक बार डिफाइन करिए इस चीज को कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं इस वक्त? सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? सत्यम जी थोड़ा संयम रखिए। नहीं, मैं संयम रख के बैठा हूं सर। मैं बस सवाल जो पूछा है बस उसका आंसर आपसे चाहिए। आप सुन तो लीजिए सत्यम जी, आप थोड़ा संयम रखिए। आपने एक प्रश्न पूछा, उसका पहले उत्तर ले लीजिए, फिर आप दूसरा प्रश्न पूछिएगा। आपने कहा कि सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं भी उन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ, और हमारी क्या है उनकी भी पार्टी है, उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। ये तो कांग्रेस की सुंदरता है कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता और नेता यात्रा निकाल सकता है और बोल सकता है, वरना भाजपा में तो ऐसी तानाशाही है कि मोदी जी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोल सकता है, तुरंत उसको पद से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बाहर और अंदर दोनों जगह पर रखती है। हमारी पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अपने मत को जाहिर कर सकता है, अपनी सहमति दर्शा सकता है, जबकि ये भाजपा में नहीं है। और ये हमारा आपसी मामला है। किसी मामले को लेकर यदि हमारे किसी नेता में असहमति है, उसकी मतभिन्नता अलग है, तो हम उसको सुलझा लेंगे। उसमें शायद आप मध्य प्रदेश को भूल रहे हैं, 2018 की बातें भूल रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? आपके पार्टी के नेता ने पूरी सत्ता में परिवर्तन कर दिया था, भूचाल ला दिया था इन्हीं सब चीजों की वजह से। नहीं सुनिए, ये तो भाजपा का जो खरीद फरोख्त का बाजार है, भाजपा की जो लोकतंत्र की हत्या करने की जो इनकी आदत है,
भाजपा इस देश में लोकतंत्र की सीरियल किलर बन चुकी है। वो तो भाजपा ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, क्योंकि हमारी सरकार चलती तो इनके बड़े बड़े नेता व्यापक घोटाले में जेल में जाते, इनको जेल में रहना पड़ता, इसीलिए इन्होंने सरकार गिरा दी ताकि हमारी सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई न कर पाए। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र प्रमुख, कर्नाटक में तो आपकी हार हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी में मतभेद देखने को मिला। शेट्टार आपकी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस शेट्टार जो है वो लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपने यहां पर राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया, लेकिन कांग्रेस ने जमीनी मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं संजीवनी प्राप्त की है। आप अब आगे की चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयार हैं, क्या प्लान है? सत्यम जी, सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे कि कर्नाटक की जो बात आप कर रहे हैं वहां लोकतांत्रिक हार है। लोकतांत्रिक हार ऐसे होती है कि आप विपक्ष में इतने मजबूत हैं, जहां 65 और 7 के करीब सीट लेकर बैठे हैं आधे से ज्यादा की संख्या में, उसे हार नहीं कह सकते जी। दूसरा, जिस तरह से ये हमारे मित्र चिल्लाते हैं, हंसकर बात करते हैं ना, ये खासकर महिलाओं का काम होता है। जब सीरियस हो तो हंसना नहीं चाहिए, बात सुने गंभीरता से, और जितनी कोसने की और गाली देने की कोशिश करते हैं दूसरी पार्टी को, एक बार अपने गिरबा में झांकें, क्योंकि इन्हें अच्छे लोग मिलते नहीं है और ये बहुत सारी तरीके से ऐसी भाषा का यूज करते हैं चैनल पर बैठकर कि दूसरे आदमी को प्रभावित करने का, व्यक्तिगत तौर पर, जबकि ये नियम नहीं है डिबेट का। मैं ये कहता हूं कि जितने तथ्य हैं और संख्या के साथ बोलिए, अच्छे लगते हैं, लेकिन किसी राजनेता के लिए, पार्टी के लिए, बड़े नेताओं के लिए जिस है भद्र भाषा का आप सोचते हैं कि प्रभावशाली तरीके से रखकर तुम जो है अपनी गलतियों को छुपा लोगे, तो गलत फहमी में रहते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ शिक्षित लोग सुनने वाले होते हैं और शिक्षित लोग बोलने वाले होते हैं। मर्यादा तरीके से बात होनी चाहिए, लोकतंत्र है। हम नहीं चिल्ला रहे, इतनी शांति से बैठे हैं, देश का सबसे बड़ा राज क्लीन स्वीप किया हमने यार, खड़े तक नहीं हो पाए ये लोग। इनकी ऐसी दुर्गति उठी है उत्तर प्रदेश में और इनकी बराबर में, अरे जहां की राज है। राजस्थान में सचिन की बात करते हैं, सचिन ऐसा राजनेता था, सचिन ऐसा राजनेता था कि जिसने अपने कर्मो कदम पर अपने पिता से लेकर और जो 5 वर्षों तक संघर्ष कर उस सरकार को बनवाता, और उसकी जो डुगडुगिया बनाई है इन लोगों ने, इनको ये बोलते हुए शर्म आती है और हमें एलिकेट करते हैं कि इनके एक तरीके से कर्नाटक में आप सरकार बनाइए। अभी तो स्वास्थ्य की बात, जो खरोच परोच की बात करते हैं ना, ये सब लोग आप लोगों के यहाँ चलते हैं। यहाँ तो दम से सरकार चलाते हैं, शक्ति के साथ चलाते हैं, और संविधान है, और जो अंडर होता है ना, जो डंडा का वो होता है, वो जिस परिवार में होता है उसका वो मान्य भी होता है। लोकतांत्रिक मानना चाहिए। महाराष्ट्र की बारी हमारी तरह नहीं है कि कंधे पे चादर डाली और चल दी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सरकारें बना लेते हो, तरीका से होता है। और सुनने का वास्ता रखिए, 8 मिनट तक सुना था तुमको, मैं जानता हूँ कितना बढ़िया प्रवक्ता है तुम। शान साहब एक बैठ के सुन लीजिए ना, मेरा नंबर आए। शान साहब होते नहीं और बकवास करना शुरू कर देते हो बीच में। आप खरीद अरे मैंने सुना, मुझे 8 मिनट सुनिए ना बैठकर। शान साहब 1 सेकंड सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए सर। बैंड बजेगी उस बेईमान की, बैंड बजेगी। प्लीज सर एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बात करते हैं। शान साहब एक एक करके, ठीक है बोलिए सर। देवेंद्र जी बोलिए, बंद करिए, बोलिए सर बोलिए। प्रवक्ता बैठा हो तो ऐसा बैठाइए जो प्रवक्ता हो किसी पार्टी का। अरे आदानी का नाम लेके आप बीच में कहीं से भी लटका लेते हैं। आदानी से आपका क्या संबंध है? मैं तो आदानी को बोल रहा था। इनका बोलने का तरीका, जब इनका नंबर आए तो बोलिए। अरे गाली देनी है तो गाली देना, लेकिन नंबर पर देना। अगर मेरा नंबर है तो मुझे बोलने देना, मैं तथ्य के साथ बोलने। ठीक है देवेंद्र जी बोलिए। शान साहब वापस आपके पास आएंगे, बोलने दीजिए। ठीक है बोलिए सर। बोलिए। ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने बैठकर क्लीन स्वीप की बात की थी और वहां मुकाबले की बात की थी। कोई ज्यादा कहीं टेंशन कुछ नहीं है। वेंटिलेटर पर ये लोग थे, इनको सांस नहीं आ रही थी। 40 सीटें लेकर 500 कुछ में से, और ये बैठकर पूरे लोकसभा में 10 वर्षों से पड़े हैं कोने में और चिल्लाते हैं। यानी कि घोटालों की जो ये बात करते हैं सरकार की, अरे सारे जमानत पर हैं। इनके राष्ट्रीय नेता सारे जमानत पर है, जमानती हैं, ये देशद्रोही हैं, मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों पर, सामना कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई के लिए सड़कों पर पड़े लोग इनको बचाने के लिए। अभी तो वेंटिलेटर से उतरे हैं, अभी तो बहुत लंबा कैंसर का इलाज बीमारी चल रहा है तुम्हारा, गारंटी थोड़ी है। एक प्रदेश में रिपीट कर देखिए, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह नंगा किया है, तरस गए एक वोट के लिए आप लोग। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की इनकी बात कर रहे हो आप, मध्य प्रदेश की खड़े तक नहीं हो पाओगे। देखना तो सही आने दीजिए स्थिति, ये तो चलता रहता है, कुछ नहीं होता। 65 सीटें जहां 5 सीटों की पार्टी 65 और 70 पर काम कर रही है, वो करने क्या वो जो होता है, ये होता है इस तरीके का।
ये इस तरीके के सारे जमानती सारे चोर है 60 वर्षों से देश को बैठकर खा गए गद्दार है। पाकिस्तान का आदमी 10 आदमी सैनिक काट कर ले गए, 10 सैनिकों की इनकी औकात नहीं, इनकी औकात नहीं कि जाकर ये एक सैनिक का जवाब दे दे। इनके पेट में हाथ देकर इनके सैनिकों को मारते रहे और ये बैठा तमाशा देखते रहे। अरे बांग्लादेशियों की तरह या घुसा घुसा कर सीमा में इन्होंने क्या क्या नहीं किया भारत के साथ, क्या क्या नहीं किया भारत की सीमाओं के साथ। ये 60 वर्षों तक इस देश के साथ और चाइना इनका बाप बनकर इनके सर पर बैठकर लाखों वर्ष पर बैठा है और बोलने की हिम्मत नहीं पाई। आपके खिलाफ जिस तरीके से रिकॉर्ड बना हुआ है देश में दुनिया में, आप कब से ईमानदार हो गए? आपको बोलने की तमीज नहीं है, एक भी तथ्य है आपके पास बोलने लायक? सर देवेंद्र जी डिबेट में बैठने लायक नहीं हो, ये तो हमारी देवेंद्र जी कूल डाउन, तुम्हें मौका देते हैं प्लीज देवेंद्र जी। तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम एक शब्द भी कह जाओ। देवेंद्र जी एक क्योंकि हम हर चीज से सक्षम हैं, सच के साथ बोलने वाले हैं। अरे हिंदू मुसलमान में देश जलता रहा, खा गए मुसलमान को लूटकर 60 वर्षों में। क्या किया मुसलमान के लिए तुमने? भारतीय जनता पार्टी ने जितनी स्कीम चलाई है सबसे ज्यादा मुसलमान को दी गई है तुम्हारे पास कोई तथ्य कि तुमने 70 वर्षों में कुछ मुसलमान के लिए किया हो? मुसलमान चिल्लाते वादित करते, तुम्हारी झलक तो छुटा दी मुस्लिम ने। बता तो दी तुम्हें तुम्हारी औकात, आकर देख लीजिए ना उत्तर प्रदेश में क्या करा मुस्लिम ने, और आकर बता देगा तुमको। गाली गलौज तो उतार हो गए भैया, हम तो प्रेम का पैगाम दे रहे हैं। गाली गलौज नहीं देते, सच के साथ बोलने वाले लोग हैं हम। तुम जैसों को तुम्हारी भाषा में समझाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रेम का संदेश क्षमता नहीं है आप लोगों को सुनने की। तुमको 1 मिनट सुना नहीं गया, इतने वाले फटने लगे। अरे क्या छत्तीसगढ़ कितना क्या कर दिया तुमने? छत्तीसगढ़ में किसी के रहम और कर्म पर आकर तुम बैठ गए हो, अभी वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा तब बताएंगे तुमको। छत्तीसगढ़ में सर आपके पास प्लान क्या है सर? देवेंद्र जी छत्तीसगढ़ में क्या प्लान है आपके पास? रमन सिंह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मुख्य चेहरा कौन है सर छत्तीसगढ़ में? देवेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्लान है सर बीजेपी का? मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का सिस्टम जो है उसे आने दीजिए, हमारे पास सब जगह का चेहरा है। लेकिन ये कर्नाटका की बात आ रही है ना, अभी शपथ हो लेने दीजिए, चेहरा तो पता लग जाएगा इनका कौन कौन है। ये जो बकवास करते हैं ना खरीद फरोख्त की, किसी की जरूरत नहीं है, ढूंढ कर यही लोग जाते हैं। और ये राजस्थान में कोई और नहीं खरीद रहा। जो सचिन के साथ हुआ ना, पूरा देश जानता है। जो ये नंगा नाच नाचते हैं, इनके एक एक ऐसे नेता हैं जिनके वर्ड अगर सुना दूंगा तो पागल हो जाएंगे। ये जिस तरीके से देश के साथ और इस नौजवानों के साथ गद्दारी करते आए हैं, माधवराव सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, सचिन पायलट हो, ऐसे नेताओं का कैरियर खत्म करने का काम किया एक पारे वाली पार्टी ने। कोई राहुल को टक्कर न दे दे, कोई मंदबुद्धि को टक्कर न दे दे, इसलिए तुमने नेताओं के कैरियर खत्म कर दिए। गिरेबान में झांक लो, आपके नेता आपको क्या सलाह दे रहे हैं? अरे छोड़िए, क्या गिरबान की बात करता है सर? ठीक है सर, मुद्दे पर बात करिए सर। ठीक है शान साहब, वहाँ आकर चैनल पर पता कुछ है नहीं। अरे मैं पूछता हूँ कि सचिन ने क्या दिमाग दिया? सिर्फ इसलिए कि राहुल पर भारी पड़ता है, इसलिए नफल करते हो। माधवराव सिंधिया ने क्या दिमाग तुम्हारा? इसलिए क्या राहुल नेता है? जतिन प्रसाद ने क्या दिमाग तुम्हारा? जो तिरंजलि दी उनकी, जो देखते हैं युवा नेताओं की तिरंजलि, सर देवेंद्र जी पार्टी में रहे। देवेंद्र जी देखिए, देवेंद्र जी सुनिए मेरी बात सर। उसको युवा के तरह से सम्मान मिलना सर चाहिए। सर पानी पी लीजिए आप सर प्लीज। देवेंद्र जी ये बताइए क्या सर कोई भी किसी पार्टी में जा सकता? आपकी पार्टी से शेट्टार गए, आपकी पार्टी से शेट्टार गए कांग्रेस में, तभी तो फायदा हुआ कांग्रेस का। आप ये नहीं समझते हैं? आपकी पार्टी में भी मतभेद देखने को मिला, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको भी घाटा हुआ ना कर्नाटक में। अरे सत्यम जी, आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, इनकी भाषा में समझाना पड़ता है कभी कभार। नहीं सर, ये भाषा सर तमाम दर्शक सुन रहे हैं, इस तरीके से नहीं बात हो सकती डिबेट ना, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती सर। आप जवाब दीजिए सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या प्लान है आगे बीजेपी का? आपने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, कोई कारगर साबित नहीं हुआ राष्ट्रीय मुद्दा आपका कर्नाटक में। और तर्क के साथ बोलने वाले लोग हैं और सत्ता की बात करते हैं, शान हो या खान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम जैसों पर। हम बोलने वाले लोग हैं, बोलते हैं और तर्क के साथ बोलते हैं। या तो जीतते हैं या सीखते हैं, कभी हारते नहीं है। आन और खान हमें कोई नहीं छेड़ सकता, हमें ऊंची आवाज में नहीं दबा सकते खान और शान। हम लोग बहुत तर्क के साथ बोलते हैं
और आवाज को दम के साथ रखते हैं। देवेंद्र जी, कोई ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए सर। मैंने कहा था, मैंने 8 मिनट तक इनको सुना, इन्होंने जो बकवास की उसको सुना, लेकिन 3 सेकंड में ये फट कर बाहर आ गए, आपे में रुक नहीं पाए। तो सर वो क्या गलत कह रहे हैं? सर उनकी जीत हुई, कर्नाटक में भव्य जीत हुई, तो जश्न तो मनाएंगे, चेहरे पर खुशी तो दिखेगी सर उनके ही। सत्यम जी, सारे प्रवक्ता देवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख जी, बात तो सुनिए सर। मैं इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। शान साहब, ठीक है, शान साहब डिबेट होने दीजिए सर। सर ये पर्सनल बातें छोड़िए सर, मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, आपकी भव्य जीत हुई, आप जश्न में हैं, आपको खुशी हो रही है, आपके तमाम कार्यकर्ताओं को खुशी है, और मैं बधाई देता हूं। ठीक है, मैं बधाई देता हूं। ठीक है, अब सर अब रुकिए सर, अब मेरी बात सुनिए देवेंद्र जी। स्वीप करा, उपचुनाव जीता है, हमसे बड़ी जीत किसकी हुई है? देश के सबसे बड़े राज्य में हम जीते हैं। लेकिन सर हार भी हुई, इसको भी तो मानेंगे आप देवेंद्र जी, हार भी तो मानेंगे कर्नाटक में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या रणनीति है? सुनिए सत्यम जी मेरी बात जी। इन लोगों का क्लीन स्वीप हुआ है और हमारी नैतिक हार है और लोकतांत्रिक हार है। बराबर की हार हो, कोई हार नहीं होती है। सम्मान के साथ जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, इसलिए क्लीन स्वीप नहीं किया। जश्न का अधिकार हमारा बनता है, न कि आन खान और शान का बनता। आप नहीं हारे हो सर, मैं आगामी चुनाव को लेकर पूछ रहा हूं सर। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश भी जीत लिया और कर्नाटक भी जीत लिया, धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मैं आपसे आगे की चर्चा करना चाहता हूं, जहां पर विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने, क्योंकि उनको तो संजीवनी मिल गई है, कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। वो नहीं पड़ता, पहाड़ की तरह उत्तर प्रदेश को क्लीन किया है, बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्लीन स्वीप किसी का कर देना छोटी बात नहीं है। बधाई के पात्र वो लोग होते हैं जो एक तरफा चलते हैं। ये लोकतांत्रिक हार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 जहां हम 4 या 6 या 8 लाते थे, 65 लेकर बैठे हैं। आज इतनी स्थिति होने के बाद भी तो कैसे मानते बताइए आप? शान साहब, ठीक है, शान साहब इतनी खुश होने की बात नहीं। ठीक है, आपकी पार्टी जीती है, बहुत बढ़िया, बधाई मैं बार बार दे रहा हूं आपको। लेकिन आप ये बताइए, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या तैयारी? क्योंकि वही स्थिति है जो कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति थी, वही आपकी राजस्थान में स्थिति है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, और यही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आपने क्या तैयारी की है? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से आप बोल भी रहे हैं कि बीजेपी हर हथकंडा अपनाती है, तो अपना वहां भी सकती है, और आपके पास अभी भी समय है। देखिए, हमारी जो रणनीति है बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस देश की गरीब जनता के साथ है, और भाजपा चंद उद्योगपतियों, धन्ना सेठों की गुलामी कर रही है, और इस देश का गरीब अपनी सरकार बनाता है। सर ये कोई मजबूत रणनीति नहीं कि आप देश की जनता के साथ, आप गरीबों के साथ, आप महंगाई पर काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। आपको ये पता, आपकी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो उनके बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं आपकी पार्टी के खिलाफ। उनके बैंक खाते एक बार चेक कर लेना जरा, तो लीजिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बैंक खाता, अडानी का, प्रियंका का चेक कर लो, गरीबी का पता लग जाएगा। देवेंद्र जी वापस, नरेंद्र मोदी जी का, योगी का चेक कर लो। देवेंद्र जी वापस आ रहा हूँ, सोनिया का खाता चेक कर लो, राहुल का कर लो। अरे देवेंद्र भाई, और बाड्रा पूरी पार्टी के दामाद के नाम से जाने जाते हैं, उनका पता। देवेंद्र जी इतने ईमानदार हैं आप लोग सर, एक सेकंड। 60 वर्षों में क्या क्या हुआ, इसीलिए तो डरते हैं सर। पानी पिलाइए। और सीबीआई कर्नाटका के लोगों ने ऐसा उनको भड़का दिया है कि बौखला चुके हैं वो। सामना करिए ना, कर्नाटका के लोगों ने अच्छा नहीं किया। शान साहब, ठीक है, शान साहब आपने सवाल सुना, जवाब दीजिए। ठीक है अरे वो देवेंद्र जी, एक सेकंड सर, सवाल जो पूछा है उसका जवाब तो देने दीजिए सर, ऐसे कैसे होगा यार? उनको रोकिए। देखिए, ठीक है, रोक लिया, बोलिए। देखिए, आप आगामी जो चुनाव है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। कैसे साफ होगा वही मैं जानना चाहता हूं, कैसे साफ करेंगे सुपड़ा साफ? जो स्थिति कर्नाटक में बीजेपी की थी वही स्थिति मुझे 2 जगह देखने को मिल रही। कैसे मनाएंगे अपने नेताओं को? सत्यम भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए सर, उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिए। बोलिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में भाजपा का संपूर्ण सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि जनता इनकी कुनीतियों से, इनके कुशासन से, इनके भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह की सरकार हो। इन्होंने केवल चंद उद्योगपतियों, धन्ना सेठों की तिजोरी भरने का काम किया और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कर्नाटक के गरीब एकजुट होकर पूंजीवादी शक्तियों को हराए हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। रही बात आपने जो प्रश्न किया हमारे मध्य प्रदेश,
हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी पार्टी में मतभेद है और लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, किंतु और मतभेद बहुत घातक बन जाते हैं आगे चलकर, ये भी आप जान लीजिए। आप कर्नाटक चुनाव से समझ सकते हैं कि शेट्टार के साथ क्या हुआ और इसके बाद वो आपकी पार्टी में शामिल हुए, और मतभेद बहुत घातक बन जाते हैं आगे चलकर। मुकदमे दर्ज करा रहा है, देखिए और जितनी मर्यादा सबको तोड़ रहा है। राजस्थान में जो सचिन के साथ हो रहा देवेंद्र जी है, वापस आऊंगा, उसके देवेंद्र जी पीछे प्लीज। गहलोत के पीछे खड़े होकर जो सानिया और प्रियंका राहुल तमाशा देख रहे हैं, वो तमाशा निकलने वाला है। कब तक इन युवाओं के साथ अरे आप गद्दारी सचिन जी की चिंता ठीक है सर प्लीज, सुब्रमण्यम स्वामी की चिंता देवेंद्र जी कीजिए। प्लीज सर प्लीज, आप सचिन जी की चिंता एक एक करके बोलिए ना, मैं आपके पास जाऊंगा अभी। सचिन पायलट, अरे दोनों बड़े नाम है भैया। सर थोड़ा सा समय मिलता है मुझे, 30 मिनट का समय मिलता है, उसमें अगर इस तरीके से चर्चा होगी तो कैसे मैं अपने सवाल पूरे कर पाऊंगा। सचिन के नाम पर एक बार सरकार बना गया, आप इसलिए याद दिला रहा हूँ। सत्यम जी और सचिन के नाम पर क्रिकेट चल रहा है इस देश में लंबे समय तक। भाजपा के अंदर जिस सचिन का आप इलाज कर रहे हो ना, वो सचिन जो है आपका इलाज कर वही चुका है। सचिन आपकी लंका ढहाएगा, चिंता मत कीजिए आप। जिस सचिन के आप कसीदे पढ़ रहे हो ना, वही सचिन लंका ढहाएगा, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। शांत रहिए, कसीदे नहीं आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। सचिन जी हमारे नेता है और हमारे ही नेता रहेंगे। इस तरह से लेट है, जिस तरीके से सिंधिया के साथ हुआ, अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुनिए ना, और बलि चढ़ जाए उससे पहले याद दिला रहे हैं। सर देवेंद्र जी एक सेकंड, सवाल पूरा युवा कह रहे हैं, सर जवाब दीजिए। चाहे जिस पार्टी में राजनीति कर रहे शान हैं, साहब जवाब दीजिए सर। भविष्य सर देवेंद्र जी एक सेकंड, सर समय मेरा हो गया पूरा, मैं सवाल नहीं कर पाया पूरे। अरे इन्हें तो किया आप पहले, मैं तो उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, बोलने नहीं दे रही है। ये जनता जनार्दन है, ये अरे चुप हो जाइए, आपकी पीड़ा में समझ रहा हूँ भैया, ये जिसके चुप हो साथ खड़ी हो जाइए। जाए। शान साहब ठीक है, समय की कमी सर, मैं आपसे शान साहब बस इतना पूछना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान में जो वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अभी तक जांच क्यों नहीं हो पाए? इसी को लेकर पायलट आवाज बुलंद कर रहे हैं आपकी पार्टी के खिलाफ। हाँ, मैं उत्तर दूं इसका, वो बोलेंगे तो नहीं देवेंद्र भाई? नहीं बोलेंगे सर, बोलिए जल्दी से, मेरा टाइम हो रहा है पूरा। आप जांच के बारे में बता दीजिए क्यों नहीं हो पाई। ठीक सचिन ने मांगी। देखिए, राजस्थान सरकार ने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए, योजनाएं चलाई। मैंने पहले भी कहा कि कहीं हमने कमी रही होगी तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। हमारे जो नेताओं के मतभिन्नताएं मतभेद है, हम उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि देश की जनता और राजस्थान की जनता चाहती है कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो। भाजपा जैसी विभाजनकारी शक्ति देश को तोड़ने का काम करती है, उसका सुपड़ा साफ हो। देश की जनता मोहब्बत की सरकार चाहती है, देश की जनता गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार चाहती है, ना कि अडानी और अंबानी गुलामी करने वाली सरकार चाहती है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, और हमसे ज्यादा सरफुटअव्वल तो राजस्थान में भाजपा के अंदर है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, पुनिया साहब, ठीक है सर, चुके हैं, ठीक है शान साहब, ठीक है। हमसे ज्यादा तो इनके अंदर आपसी मनमुटाव हो चुके हैं, तो ये हमारे पे क्या बात करते हैं? ठीक है, फिर बाद में ठीक है शान साहब, समय की कमी है। देवेंद्र जी मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं 20 सेकंड में बस। देखिए सत्यम सर, 20 सेकंड कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश के कई युवा नेताओं को दफन कर दिया है। उनका आगे से पीछे तक कैरियर के साथ सारी जिनको आप परिवारवाद के ऊपर कहते थे, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। यही सिंधिया परिवारवाद। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कर्नाटक में कांग्रेस की भव्य जीत हुई है, जिसके बाद पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान अभी बचा है और इसके साथ मध्य प्रदेश भी बचा है, छत्तीसगढ़ बचा है। यहां पर चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, और यहां पर कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद भी चल रहा है। सचिन पायलट अपनी पार्टी से गुस्से में दिख रहे हैं और वो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं, यात्रा भी निकाल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहां पर कांग्रेस अपने नेताओं को कैसे मनाती है और बीजेपी के पास आने वाले चुनाव में क्या प्लान है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।